बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 से डिस्कस करेंगे टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट की हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखनी है और फिर हमने इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके रिजल्ट में, उनके नतीजे में हमें एक और वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो इन दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में भी अगर हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इसे क्यों कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स? हम इसे इसलिए कहते हैं कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्रॉस के साइन से इसको, उन दो वेक्टर्स क्वांटिटीज के बिटवीन हम इसे क्रॉस के साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। जब इन दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ऐसे प्रोडक्ट को मैं नाम दूंगा कि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर, जो वेक्टर सी है, इसको मैथमेटिकली स्ट्रेंथ यू लिख सकते हैं, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी की डायरेक्शन। सिंपल जो सी लिखा हुआ है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है सी की, और सी कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर इस रिलेशन के मुताबिक हम देखें तो हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं जो एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई एक प्लेन है, इसमें कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। जब इन दो वेक्टर्स को, ये जो दो वेक्टर हमने कंसीडर किए हैं, इनको किसी प्लेन की ओरिजिन के ऊपर जब हम ड्रॉ करते हैं तो इनकी जो टेल्स हैं वो आपस में कंसाइड कर जाती हैं और इनके दरमियान जो एंगल बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा। जब इन दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं यूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो वन बाय वन अगर हम इनको देखेंगे ये क्या चीज है, तो ए क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा क्या है, एंगल है वेक्टर ए और बी के, एन क्या है, एन यूनिट वेक्टर है। एन को हम लिख सकते हैं कि वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing vector a and b। n हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसमें आपका वेक्टर ए और बी लाई करने। इसके लिए अगर मैं यूं सपोज कर लेता हूं कि ये जो मेरा हाथ है ये एक मेरा प्लेन है, इस प्लेन में ये वेक्टर बी है, इसको मैं वेक्टर ए का नाम दे दूं। अब यहां पे ये जो वेक्टर है ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहां पे हो तो फिर भी ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कब ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और कब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसको डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। अगर
ये था हमारे पास एन यूनिट वेक्टर जिसको हमने डिस्कस किया एन कैप। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि ये जो सी वेक्टर है इक्वल है सी की मैग्नीट्यूड इनटू सी की डायरेक्शन, तो इस रिलेशन को इसके मुताबिक अगर हम लिखना चाहें तो सी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और कैप की जगह पे हमारे पास क्या जाएगा डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे हमारे पास एन यूनिट वेक्टर यूज हो रहा है। ए बी साइन ऑफ थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है सी वेक्टर की, और एन कैप क्या है, मैग्नीट्यूड है, सॉरी डायरेक्शन है वेक्टर सी की। अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी साइन थीटा क्या है, वेक्टर बी के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर था ये हमारे पास क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसमें ए और बी वेक्टर क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को चेक करना है बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को चेक करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है फर्स्ट वेक्टर, बी हमारे पास क्या है सेकंड वेक्टर। तो हमने ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट करवाना है। तो हम ए को यहां से इस तरह से रोटेट करवा सकते हैं बी की तरफ, और हम ए को इस जानब भी रोटेट करवा सकते हैं बी वेक्टर की तरफ, लेकिन हमने स्मॉलर एंगल को चूज करना है। तो ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर एंगल है, अगर इसको हम ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या है स्मॉलर एंगल है, तो इसकी तरफ हमने इसको रोटेट करवाना है। तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड को आपने क्या करना है फर्स्ट वेक्टर की सीध में रखना है, और अपनी फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करना है जिस तरफ वेक्टर आपका रोटेट कर रहा है। ए हमारे पास बी की तरफ रोटेट करेगा तो उस तरफ हमने अपनी कर्ल्स को ऐसे रोटेट करना है। तो कर्ल्स को हमने जो अपनी फिंगर्स हैं सारी उनको हमने क्या कर लिया, कर्ल कर लिया, और जो इरेक्टेड थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है, वो एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ए की डायरेक्शन में रखा तो बी की तरफ ए को रोटेट करेंगे, इसी तरह हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो इरेक्टेड थंब की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, तो हम इसको आउटवर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको हम अपवर्ड मान लेंगे और इसको हम यू ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास एन कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास सी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स जब बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए, तो तब हमारे पास इस एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए भी हम कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स को एक प्लेन के अंदर। ये हमारे पास एक वेक्टर प्लेन है, इसमें हमारे पास एक वेक्टर ए है, और ये दूसरा कोई वेक्टर बी है। इन आ गया एक वेक्टर बी, और इसके बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है। अब हमने बी क्रॉस ए करना है, तो बी क्रॉस ए जब करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास बी होगा और सेकंड वेक्टर ए होगा। अब हमने बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है, तो हमने बी वेक्टर को दो तरह से वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवा सकते हैं। एक, हम इस तरह से वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करवा सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वेक्टर बी को हम ऐसे वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन हमने वो मेथड चूज करना है जिसमें एंगल क्या हो, स्मॉलर हो। तो ऐसे अगर हम इस बी को ए की तरफ रोटेट करवाते हैं तो ये एंगल स्मॉल है, अगर ऐसे हम बी को ए की तरफ रोटेट करवाते हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा। तो हमने स्मॉलर एंगल को चूज करना है, तो बी को ऐसे हमने ए की तरफ रोटेट करवाना है। तो इसकी डायरेक्शन, हम एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो राइट हैंड को हम बी वेक्टर के डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे, और फिंगर को उधर कर्ल करेंगे जिधर आपका वेक्टर बी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बी वेक्टर रोटेट कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ऐसे हमारे पास वेक्टर बी रोटेट कर रहा था, तो हमने अपने हैंड्स की जो फिंगर्स थी उनको कर्ल कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और इरेक्टेड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इरेक्टेड थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास एन कैप की
डायरेक्शन होगी जब हम बी क्रॉस ए कर रहे होंगे। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या स्टूडेंट सी कैप है, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया था उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब हमारे पास जो वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करें ए बी ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। खाली मैग्नीट्यूड की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो बी क्रॉस ए करें तो बी क्रॉस ए इक्वल होगा बी ए साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ए क्रॉस बी किया तो डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, बी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि इक्वल वेक्टर के लिए हमने इक्वल वेक्टर को हमने डिफाइन किया था इससे पहले कि इक्वल वेक्टर क्या होता है कि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का इक्वल होना भी जरूरी होता है और डायरेक्शन का सेम होना भी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो सकता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल हो सकता है। तो यहां से एक एमसीक्यूज भी बनता है कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए था, ये हमारे पास वेक्टर बी था और इसके दरमियान एंगल थीटा था, तो जब ए को बी की तरफ रोटेट करवाया था तो हमारे पास एन कैप की डायरेक्शन यूं बन रही थी। जब बी क्रॉस ए किया तो बी को ए की तरफ रोटेट करवाया तो एन कैप की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी। तो यहाँ पे इन दो वेक्टर्स, ये हमारे पास ए क्रॉस बी है और ये हमारे पास है बी क्रॉस ए, तो इनके दरमियान जो डायरेक्ट एंगल बन रहा है वो क्या है 180 डिग्री। तो जब आपसे पूछा जाए कि द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए इज, ठीक है, 90 डिग्री 180 डिग्री 0 डिग्री नन ऑफ देम, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 180 डिग्री को क्या कर लेते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने यहाँ पे 180 डिग्री सिलेक्ट नहीं करना है। ये तो किसके बिटवीन है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के माइनस, अगर यहाँ पे अगर माइनस का हम साइन लगा देते हैं तो इससे क्या मुराद है, जब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं स्टूडेंट्स तो इससे मुराद ये है कि ये जो हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस ए था इसका नेगेटिव वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी अपवर्ड। तो जब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है सेम है और ये एक दूसरे के उस वक्त क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो थीटा की वैल्यू उस वक्त क्या होगी 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री नॉट 180 डिग्री। तो तब अब हम स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल्स एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये भी देखेंगे कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम साइन थीटा को ही क्यों यूज़ करते हैं, कॉस थीटा या टेन थीटा को क्यों नहीं यूज़ करते। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा को यूज़ कर रहे थे। तो एक तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो साइन थीटा होता है वो उन वैल्यूज़ में आता है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हम साइन थीटा को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम कॉस या टेन थीटा को यूज़ करेंगे तो कॉस 90 0 के इक्वल आ जाएगा, टेन 90 भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है यूज़फुल होता है। और इसी को कंसेप्ट को हम टॉर्क से भी समझने की कोशिश करते हैं। टॉर्क भी हमारे पास क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल होती है। तो टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होती है, टॉर्क इक्वल होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अगर हम कंसीडर करें ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है रोटेट करती है। और यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे एक फोर्स एफ अप्लाई हो रही है।
तो ये वाला पॉइंट जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट से लेकर यहाँ तक जहाँ पे फोर्स एक्शन कर रही है, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है मोमेंट आर्म, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर आर के साथ। अगर हम इसको मोमेंट आर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन जाएगा थीटा, जो मोमेंट आर्म और फोर्स के बिटवीन में एंगल बन रहा है। इस फोर्स को जो सम एंगल के ऊपर जब फोर्स लग रही होती है तो उसको हम उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगी, जो टर्न प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर उसके अंदर हम सम एंगल के ऊपर उसके ऊपर हम अगर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो टर्न प्रोड्यूस होगा वो इतना मैक्सिमम नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत टर्न प्रोड्यूस होगा। तो इस फोर्स को अगर हम क्या करें, रिजॉल्व करें इसके दो कंपोनेंट्स में, तो इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा ये वाला, और एक कंपोनेंट होगा, इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया इसके दो कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स को हम नाम देंगे एफ कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम नाम देंगे एफ साइन ऑफ थीटा। अब जो फोर्स इस मोमेंट आर्म के ऊपर लग रही है सम एंगल के ऊपर, तो यहां पे जो टर्न प्रोड्यूस करेगी वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्न प्रोड्यूस करेगा। तो फिर इस टॉर्क को हम यूं लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये देखें हमारे पास क्या गया, साइन ऑफ थीटा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साइन थीटा होती है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूजफुल होता है। तो इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा आ गया। इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो इसके लिए भी एन कैप, तो इसके लिए भी हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अ एंगुलर मोमेंटम। तो जब दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसके रिजल्ट में भी हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हम यहाँ से देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, इसका मैस m है, इसके ऊपर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, और फोर्स के F के अप्लाई करने से ये बॉडी क्या करती है, v वेलोसिटी के साथ मूव करती है इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अगर पोजीशन वेक्टर r की हम बात करें तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, और ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहां इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एक बॉडी रोटेट कर रही है। इस सेंटर से लेकर इस बॉडी तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम पोजीशन वेक्टर आर का नाम देते हैं, या इस बॉडी की लोकेशन को बताने के लिए ओरिजिन से या सेंटर से जो हम वेक्टर ड्रा करते हैं उसको हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। थर्ड हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक चार्ज है जो एक मैग्नेटिक फील्ड बी में, मैग्नेटिक, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी में एक चार्ज क्यू है जो मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम क्या करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं। उस फोर्स को जो इस चार्ज Q के ऊपर लग रही है उसको हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। V और B के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, F इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। V हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है वो भी हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हमने डिफाइन किया और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।